हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल में भारत के विदेशी संपर्क तथा इसके प्रभावों की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत मध्य एशिया तथा रोमन साम्राज्य से संपर्क तथा इनके प्रभावों की चर्चा की जाएगी। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य सिविल सर्विसेज जो बोर्ड हैं, उनके सिलेबस का यह एक महत्वपूर्ण विषय है और प्रारंभिक तथा मुख्य दोनों ही परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए आप प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों और मुख्य परीक्षाओं में जो लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो विदेशी संपर्क, मौर्योत्तर काल में जो विदेशी संपर्क स्थापित हुआ भारत का, उसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, विदेशी संपर्क के दृष्टिकोण से मौर्योत्तर काल का व्यापक महत्व है। इन संपर्कों की पृष्ठभूमि का निर्माण निम्न प्रकार से हुआ। जैसा कि आपको पता है कि मौर्योत्तर काल में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से विदेशी आक्रमणों का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। इस क्रम में यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सदृश जो है सो मध्य एशियाई जातियाँ, ये भारत में इन लोगों ने प्रवेश किया एक आक्रमणकारी के रूप में, तथा उत्तर एवं पश्चिमोत्तर भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में इन्होंने दूर दूर तक अपने राज्य स्थापित किए। इस दृष्टि से कुषाणों की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इन्होंने कनिष्क के समय मध्य एशिया के एक बड़े भाग, जिसमें कासगर, यारकंद, खोतान, मीरन आदि क्षेत्र शामिल थे, इनको इन्होंने अपने भारतीय साम्राज्य में संलग्न कर लिया था। कालांतर में ये विदेशी जातियां भारतीय जीवन का अभिन्न अंग बन गई। इससे भारत एवं मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना हुई। इसी अवधि में पूर्वी यूरोप एवं पश्चिम एशिया के क्षेत्र में शक्तिशाली रोमन साम्राज्य तथा चीन में हान साम्राज्य का उदय हुआ। इन नवोदित साम्राज्यों में, विशेषकर रोमन साम्राज्य में, भारतीय उत्पादों की जबरदस्त मांग पैदा हुई, अतः भारत का इनसे व्यापारिक संपर्क स्थापित हुआ। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि रोमन साम्राज्य के मसालों की मांग की स्थानीय आपूर्ति संभव नहीं होने पर भारतीयों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी व्यापारिक संबंध इस काल में स्थापित किए थे। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि रोमन साम्राज्य में जब भारतीय मसालों की मांग पैदा हुई जबरदस्त तरीके से, तो उसकी जो है सो भारत में जो उत्पादन होता था उससे उनकी आपूर्ति नहीं हो पाती थी। तो चूंकि यह एक लाभदायक व्यापार था, इसलिए भारतीय व्यापारियों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी अपने व्यापारिक संपर्क स्थापित किए, संबंध स्थापित किए, और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से वे मसाले लाते थे और रोमन साम्राज्य में उसकी आपूर्ति करते थे। हालांकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल की विशेषता थी, परंतु इसकी शुरुआत मौर्योत्तर काल में ही हो चुकी थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस प्रकार मध्य एशिया, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारतीय संपर्क की पृष्ठभूमि निर्मित हो गई। अब हम लोग मध्य एशिया से जो मौर्योत्तर काल में भारत का संबंध स्थापित हुआ, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, इसे हम देखते हैं। तो भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मध्य एशियाई जातियों के राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने तथा भारतीय समाज में इनके शामिल होने से भारतीय राजशासन, समाज, व्यापार, धर्म, कला एवं साहित्य,
लगभग सभी क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। इसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले हम राज शासन को लें तो राज शासन के क्षेत्र में मध्य एशियाई प्रभाव से कई नवीन तत्वों का समावेश हुआ। जैसे मध्य एशियाई शासकों ने अनेक छोटे छोटे भारतीय राज्यों पर अपना शासन थोपकर सामंती राजनीतिक संगठन का सूत्रपात किया, जो भारत के राजनीतिक क्षेत्र में एक नवीन तत्व था। जैसे कुषाणों ने महाराजाधिराज की पदवी ग्रहण की और छोटे छोटे राजाओं पर अपनी श्रेष्ठता घोषित की इन्होंने। ऐसे गुप्त काल में जाकर के यह प्रथा और अधिक विकसित हुई। भारतीय राज शासन में जो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वह था शकों और कुषाणों के द्वारा देवपुत्र की उपाधि ग्रहण करना। वैसे जो देवपुत्र की इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी वह संभवतः इन्होंने चीन से लिया था और भारतवर्ष में इन्होंने अपनाया था। इससे राजत्व में दैवीय उत्पत्ति का विचार मजबूत हुआ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप यह देखें कि मौर्य काल में भी अशोक ने देवानाम प्रिय उपाधि ग्रहण की थी और मनुस्मृति में भी राजत्व की दैवीय उत्पत्ति के कुछ संकेत मिलते हैं। लेकिन राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भारत में प्रचलित नहीं हो सका। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व जो है सो भारत के राजनीतिक जीवन में जिसका समावेश हुआ वह था वंशगत द्वैध शासन। अर्थात एक ही समय तथा एक ही राज्य में दो दो राजाओं का शासन तथा प्रशासन में क्षत्रप प्रणाली का प्रारंभ भी मध्य एशियाई शासकों की सर्वथा नई देन थी भारत के राजनीतिक जीवन में। तो वंशगत द्वैध शासन और क्षत्रप प्रणाली, इन नवीन तत्वों का समावेश भारत के राजनीतिक जीवन में हुआ। चौथा कि यूनानियों ने सैनिक राज्यपाल, जिसे स्ट्रेटिगो कहा जाता था, इसकी प्रथा उन्होंने आरंभ की थी, जिसका उद्देश्य विजितों पर अर्थात जिन क्षेत्रों का उन लोगों ने विजय किया उन पर राजा का प्रभुत्व बनाए रखना। इसके लिए उन्होंने सैनिक राज्यपालों की नियुक्ति की। इस प्रकार राज शासन के अंतर्गत नवीन तत्वों का समावेश मध्य एशियाई प्रभाव से उत्पन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भारतीय समाज पर इन संबंधों का क्या प्रभाव पड़ा इसकी चर्चा करते हैं। तो इस काल में इन विविध मध्य एशियाई जातियों को भारतीय समाज में आत्मसात किया गया, जिससे जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। इनके लिए निम्न कोटि के क्षत्रिय तथा वर्ण संकर की परिकल्पना इस काल के स्मृतिकारों ने प्रस्तुत की। मनुस्मृति में इन जातियों के जो योद्धा वर्ग थे अर्थात शासक जो वर्ग थे उनको निम्न कोटि के क्षत्रिय का दर्जा दिया गया तथा जो अन्य जातियां थी उनको वर्ण संकर या शूद्रों के रूप में ब्राह्मणवादी समाज में शामिल किया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। धर्म के क्षेत्र में देखें तो सामाजिक आत्मसातीकरण में धर्म का सहारा लिया गया, जिसमें वैष्णव और शैव तथा विशेषकर महायान बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण शाखा थी, इन महायान बौद्ध धर्म ने निर्णायक भूमिका निभाई। इन नवीन शासक वर्गों एवं सामान्य जनता ने न केवल इन धर्मों को अपनाया बल्कि इन्हें प्रश्रय भी इन लोगों ने प्रदान किया, इन विदेशी शासकों ने। इस प्रकार इन विदेशी जातियों द्वारा वैष्णव, शैव एवं बौद्ध धर्म ग्रहण करने से तथा इन धर्मों को संरक्षण प्रदान करने से इनका काफ़ी विकास हुआ इस काल में। शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित अपने अध्ययन सामग्री में मैंने इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है। बेसनगर का गरुड़ ध्वज, कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव पार्वती, नंदी बैल, हरिहर सदृश चित्रों का अंकन
आदि इनके वैष्णव एवं शैव धर्मों के प्रति श्रद्धा को प्रकट करता है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि इन विदेशियों के प्रभाव से इस काल में महायान बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ। कारण यह था कि वर्ण एवं जाति जैसी जटिलताओं के अभाव के कारण इसने विदेशियों को प्रमुखता से आकृष्ट किया। वैसे महायान बौद्ध धर्म के विकास पर मैं अलग से एक अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करूंगा। पंजाब के शासक मिनांडर तथा कनिष्क ने इसे काफी प्रोत्साहित किया। महायान बौद्ध धर्म को कनिष्क के प्रयासों से चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ तथा मध्य एशिया में इसका प्रचार प्रसार हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हम व्यापार पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुषाण साम्राज्य में मध्य एशिया के एक बड़े भाग के शामिल होने से इससे होकर गुजरने वाले रेशम मार्ग पर कुषाणों का नियंत्रण स्थापित हो गया। रेशम मार्ग चीन से आरंभ होकर मध्य एशिया और अफगानिस्तान में उनके साम्राज्य से गुजरता हुआ पश्चिम एशिया में जाता था। यह कुषाणों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ियों से कुषाणों को काफ़ी स्वर्ण प्राप्त हुआ। साथ ही साथ कई व्यापारिक मार्गों का विकास भी हुआ। इन कारणों से मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध इस काल में काफ़ी बढ़ा। वैसे मौर्योत्तर काल की आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वास्तुकला एवं कुंभकारी इस पर एक नज़र डालते हैं। तो शक कुषाण काल में गृह निर्माण की कला में प्रगति हुई। उत्तर भारत में नगरों के पुरातात्विक अवशेषों से यह पता चलता है कि इस काल में छत तथा फर्श के निर्माण में पक्की ईंटों तथा टाइल्सों का व्यापक प्रचलन हो गया। कुएं भी पक्की ईंटों से बनाए जाने लगे थे। इस युग में मृदभांडों की गुणवत्ता भी बढ़ी, जो अधिकांशतः लाल मिट्टी से बने होते थे तथा कुछ पर पॉलिश भी किए जाते थे। इनसे पानी छिड़कने वाला टोटीदार बर्तन प्रमुख है, जो फरगना जैसे क्षेत्रों तक प्राप्त होता है। फरगना कुषाण शासन के अंतर्गत था। तो वास्तुकला एवं कुंभकारी इसमें भी गुणात्मक रूप से मौर्योत्तर काल में परिवर्तन हुआ, जो इन विदेशी जातियों के संपर्क का प्रभाव था। आगे बढ़ें। अब हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर जो इसका प्रभाव पड़ा इसे देखते हैं। तो भारतीय खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष को यूनानियों के संपर्क से काफ़ी लाभ हुआ। सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन, कैलेंडर का ज्ञान, ग्रहों का नामकरण, ये यूनानी आधार पर ही किया गया। भारतवर्ष में ग्रहों की गतिविधियों के आधार पर भविष्यवाणी करने की प्रथा यूनानी फलित ज्योतिष से प्रभावित थी। फलित ज्योतिष शास्त्र जो था यूनान का, तो ग्रहों के आधार पर जो भविष्यवाणी करने की जो प्रथा थी वह यूनानी फलित ज्योतिष शास्त्र से ही प्रभावित थी। वाराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका के अंतर्गत जो 2 सिद्धांत हैं, रोमक और पॉलिश तथा सूर्य सिद्धांत पर यूनानी प्रभाव माना जाता है। किंतु चिकित्सा शास्त्र तथा वनस्पति विज्ञान में यूनानियों का कोई विशेष योगदान नहीं था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखें तो लंबे जूते, पतलून, पायजामे, रकाब, शिरस्त्राण आदि का प्रचलन मध्य एशियाई प्रभाव ही था। इसी प्रकार मुद्रा पद्धति में भी इस संपर्क का व्यापक प्रभाव पड़ा। यूनानी शासकों के प्रभाव से लेख युक्त सिक्के तथा चित्र युक्त सिक्के इस काल में जारी किए गए, जो पूर्व के आहत सिक्कों से गुणवत्ता के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ थे। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त
कुषाणों ने सर्वप्रथम बहुसंख्या में सोने के सिक्के प्रसारित किए, अर्थात कुषाणों को सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय प्राप्त है। यह प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है और अक्सर इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस काल में तांबे के सिक्के भी प्रसारित किए गए, जिससे विनिमय आसान हो गया और व्यापारिक विकास भी इससे हुआ। अब हम लोग इन संपर्कों का साहित्य एवं कला, इस पर जो प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा करते हैं। तो इन विदेशी शासकों ने संस्कृत को संरक्षण प्रदान किया, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। संस्कृत काव्य शैली का पहला नमूना जो है 150 ईस्वी के रुद्रदामन के काठियावाड़ या जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत भाषा का यह पहला अभिलेख है जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसके पश्चात अभिलेख मुख्यतः प्रांजल संस्कृत शैली अर्थात सरल संस्कृत शैली में लिखे जाने लगे। आगे बढ़ें। कुषाण शासकों के संरक्षण में विभिन्न विद्वानों ने अनेक संस्कृत रचनाएं लिखी। जैसे नागार्जुन ने माध्यमिका सूत्र की रचना की, वसुमित्र ने महाविभास की रचना की, अश्वघोष ने बुद्धचरित, सूत्रालंकार, सौंदरानंद इन 3 ग्रंथों की रचना की और असंग ने योगाचर ग्रंथ की रचना की। तो ये सारे ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसी प्रकार यूनानी प्रभावों से सुखांत नाटक लिखने की शैली अपनाई गई, अर्थात जिन नाटकों का अंत सुख से हो। तो सुखांत नाटक लिखने की जो परंपरा हुई यह यूनानी प्रभाव मानी जाती है। और नाटकों में जो पर्दे का प्रचलन हुआ वह यूनानी प्रभाव माना जाता है। नाटक में जो पर्दे गिरते हैं या उठते हैं तो पर्दों को जो है सो यवनिका कहा गया है, अर्थात यवनों के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कला के क्षेत्र में गांधार कला का जन्म यूनानी एवं भारतीय संस्कृतियों के सम्मिलन से हुआ। इस पर गांधार कला पर भी मैं अलग से एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो गांधार कला का इस काल में जन्म हुआ। इसके अंतर्गत भारतीय विषय वस्तुओं का यूनानी रूपों में अंकन किया गया, अर्थात गांधार कला के अंतर्गत जो कला की जो विषय वस्तु है वह भारतीय थी और उन्हें यूनानी रूप में उनको उकेरा गया। गांधार कला मथुरा में भी फैली। मथुरा जो है सो देसी कला का केंद्र था, तो यह मथुरा में भी फैली। इन विभिन्न कला शैलियों में बुद्ध से संबंधित मूर्तियों एवं स्तूपों आदि का निर्माण इस काल में हुआ, मौर्योत्तर काल में। इस प्रकार मध्य एशिया से संपर्क के फलस्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ। तो ये मध्य एशियाई संपर्क के प्रभाव हैं। अब हम लोग रोमन साम्राज्य से जो संपर्क स्थापित हुआ इस काल में उसकी चर्चा करते हैं, उसके प्रभाव की चर्चा करते हैं। तो रोमन साम्राज्य से भारत का संपर्क मुख्यतः व्यापारिक आधार पर स्थापित था। जैसा हम लोगों ने पहले इसकी चर्चा की है इस वीडियो के आरंभ में ही। रोमन साम्राज्य के पूर्वी हिस्से में रोम के दुश्मन पार्थियनों का राज्य स्थापित हो गया। इससे रोम के चीन के साथ होने वाला जो व्यापार था वह बाधित हो गया। फलतः भारतीयों ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त अनेक भारतीय उत्पादों जैसे वस्त्रों, मसाला, लोहा, हाथी दांत, इनकी मांग जो है सो रोम में जबरदस्त रूप में पैदा हुई। अतः भारत से इनका निर्यात रोमन साम्राज्य को किया जाने लगा। इसके बदले भारत को काफ़ी मात्रा में स्वर्ण प्राप्त हुआ, जिसके भंडार उत्तर एवं दक्षिण भारत में प्रमुखता से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त कई रोमन बस्तियों की स्थापना भी भारतवर्ष में हुई। मुजरिस, अरिक्कामेडू में रोमन बस्तियां प्राप्त हुई हैं।
और साथ ही साथ रोमन साम्राज्य से दूतों का आदान प्रदान भी हुआ। गुप्त अभिलेखों में, गुप्त काल के जो अभिलेख हैं उसमें दिनार शब्द का प्रयोग हुआ है, जो सिक्कों के लिए हुआ है। दिनार सिक्कों के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह रोमन प्रभाव है। इससे भी संबंधित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि गुप्त अभिलेखों में सिक्कों का नामकरण क्या मिलता है, तो दिनार मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है और यह रोमन प्रभाव है, इसे आप ध्यान से समझ लें। साथ ही इसके सांस्कृतिक परिणाम भी सामने आए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।